सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। यहाँ से सुपर टेट, लेखपाल, पीसीएस अदर एग्ज़ाम के लिए प्रश्न वार वार बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता को। सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता को जाना गया वैदिक सभ्यता के नाम से या आर्य सभ्यता के नाम से। जो भारत में आर्यों की पहचान हुई वो एक नार्डिक प्रजाति के रूप में हुई। किस प्रजाति के रूप में? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आर्यों की पहचान किस प्रजाति के रूप में हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा नार्डिक प्रजाति के रूप में। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को किसका ज्ञान नहीं था? तो लिपि का ज्ञान नहीं था। अतः अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये ज्ञान को स्थानांतरित करते थे। कहने का मीन्स ये है कि इसमें ज्ञान को सुनकर दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता था या दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। श्रुति साहित्य पर यह आधारित ज्ञान था। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक सभ्यता की संज्ञा देते हैं। तो वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में अध्ययन किया जाता है। ऋग वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आइए हम दो कालखंडों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे आर्यों की उत्पत्ति से लेकर यहाँ से एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के विषय में जानकारी मिलेगी आपको। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि यहाँ पर वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज का जो आधार था यहाँ पर वो एक परिवार था। कहने का मीन्स कि आपकी ऋग्वैदिक समाज या वैदिक समाज किस पर आधारित था? तो परिवार पर आधारित था। और परिवार का जो मुखिया यानी यहाँ की जो सत्ता थी पितृ सत्तात्मक सत्ता थी। कैसी थी? पितृ सत्तात्मक सत्ता थी। और जो मूल रूप से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और साथ ही साथ इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि और पशुचारण। तो शुरुआती चरण में यहाँ पर पशुचारण को महत्व दिया गया है, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता जैसे जैसे विकसित होती गई उसी तरीके से कृषि यहाँ की महत्वपूर्ण खोज बन गई। आइए तो हम इसमें डिस्कस करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ऋग्वैदिक काल। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रेष्ठ। यह शब्द भाषा का सूचक है लेकिन प्रजाति का नहीं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य शब्द कैसा है? तो ये भाषा का सूचक है, जबकि किसका सूचक नहीं है? प्रजाति का सूचक नहीं है। आर्यों को किसका ज्ञान नहीं था दोस्तों? तो लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों का जन्म स्थान। आर्यों के जन्म स्थान के विषय में दो मत हैं, एक तो स्वदेशी मत और दूसरे कैसे मत? विदेशी मत। तो आइए हम आर्यों की उत्पत्ति के विषय में जान लेते हैं कि आर्य आखिर भारत में कहाँ से आए और कैसे बसे आकर, और भारत में इस जाति का प्रभाव कैसे आगे आगे धीरे धीरे बढ़ा। तो कहने का मीन्स हम स्वदेशी और विदेशी मतों को जानेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है एग्जाम के वो डिस्कस करते हैं। भगवान दास गिडवानी ये एक इतिहासकार हैं। इन्होंने रिटर्न ऑफ द आर्यंस एक पुस्तक लिखी जिसमें आर्यों का जन्म स्थान क्या माना? तो भारत। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भगवान दास गिडवानी ने आर्यों का जन्म स्थान क्या माना? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। किस बुक में ये बात कही? तो रिटर्न ऑफ द आर्यंस में। किसमें? रिटर्न ऑफ द आर्यंस। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रिटर्न ऑफ द आर्यंस बुक किसकी है? तो भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी ने आर्यों का जन्म स्थान क्या माना? तो भारत। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद इन्होंने आर्यों का जन्म स्थान क्या माना? तो इन्होंने डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का जन्म स्थान माना सप्त सैंधव प्रदेश। तो एग्जाम में प्रश्न इस तरह भी फ्रेम किया जा सकता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों का जन्म स्थान किस किस इतिहासकार ने माना? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद। अब जो मेन बात है कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या था? तो सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों का प्रदेश था। पंजाब से लेकर पाक अफगानिस्तान तक ये विस्तृत क्षेत्र था। कहने का मीन्स ये है
कि पंजाब से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश में आता था, जिसमें 7 नदियां बहती थीं। इसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का जन्म स्थान क्या था? तो पंडित गंगानाथ झा के अनुसार जो आर्यों का जन्म स्थान था ब्रह्मर्षि प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का जन्म स्थान क्या माना? ब्रह्मर्षि प्रदेश को माना। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है, ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा किसे जाता था? तो गंगा यमुना का जो द्वाब क्षेत्र था, कहने का मीन्स गंगा और यमुना नदियों के मध्य का स्थान द्वाब कहलाता है। इस यही हमारा क्या कहलाया? ब्रह्मर्षि प्रदेश। डॉक्टर एल.डी. कल्ला के अनुसार आर्यों का जन्म स्थान क्या है? तो जम्मू कश्मीर और हिमालय का क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर हिमालय का क्षेत्र किसने माना आर्यों के लिए? तो डॉक्टर एल.डी. कल्ला ने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का जन्म स्थान क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा तिब्बत। क्या था? तिब्बत। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो तिब्बत से आकर भारत में बसे और उन्होंने आर्यों का जन्म स्थान क्या माना? तो तिब्बत माना। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करें। पंडित बाल गंगाधर तिलक बुक कौन सी इनकी है? आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इन्होंने जन्म स्थान आर्यों का माना आर्कटिक प्रदेश। तो किसके अकॉर्डिंग, किस इतिहासकार के अकॉर्डिंग जो आर्य आए थे आर्कटिक प्रदेश से? तो पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। किसके? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आकर बसे भारत में? तो आर्कटिक प्रदेश से। और ये बात उन्होंने किस बुक में कही? तो ये बात कही आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस बुक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अब सबसे सर्वमान्य मत जो मतलब माना जाता है आर्यों का जन्म स्थान। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। मैक्स मुलर, ये एक जर्मन दार्शनिक था। कैसा था? जर्मन दार्शनिक था मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर जर्मन दार्शनिक था। उसने आर्यों का स्थान मध्य एशिया बताया। क्या बताया? मध्य एशिया। किस जगह से आए थे? तो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया के बैक्ट्रिया अफगानिस्तान से आर्य भारत में आकर बसे। ये किसके अकॉर्डिंग माना जाता है? तो मैक्स मुलर के अनुसार। अब आइए बात करते हैं पी गाइल्स ने आर्यों का जन्म स्थान क्या माना? तो इन्होंने जन्म स्थान हंगरी डेन्यूब नदी की घाटी को माना। आर्य कहाँ से आकर भारत में बसे? तो हंगरी डेन्यूब नदी से आकर भारत में बसे। ये बात किसने कही? तो पी गाइल्स ने। तो मैक्स मुलर ने क्या बताया था कि मध्य एशिया से भारत में आर्य आकर बसे, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था? आर्कटिक प्रदेश से आकर आर्य आकर बसे। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ, कहने का मतलब आपकी वैदिक सभ्यता में एक वेद लिखा गया ऋग्वेद, जो भारत का सबसे प्राचीन वेद है, कहने का मीन्स। तो ऋग्वेद के समकालीन एक ग्रंथ लिखा गया कहाँ? ईरान में। कहाँ पर? अब उसका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ माना जाता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। प्राचीन अभिलेख बोगज से हमें जानकारी मिलती है। अब ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है ऋग्वेद काल में क्या लोहा था? तो आपका आंसर होगा नहीं था। लोहे की खोज ऋग्वेद काल में नहीं हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। यहीं पर उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद की रचना आर्यों ने किस जगह पर की, तो आपका आंसर होगा सप्त सैंधव प्रदेश में।